तो आज हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस के बारे में। और सोक्रेटिस का जो ईरा है वो 469 में ये पैदा हुआ है और 399 BC में इसकी वफात हुई है। तो जब हम सोक्रेटिस को पढ़ते हैं ना तो हम जो पीछे जितने भी फिलोसफर्स गुजरे हैं ना, ये उन तमाम फिलोसफर्स का कह लें फादर ऑफ फिलोसोफर है। इसका इतना ज़्यादा असर था फिलोसफी के ऊपर कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन के फिलोसफर्स थे, ये एंशियंट फिलोसफर्स थे, उनको टू कैटेगरी के अंदर, दो कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी प्री सोक्रेटिस, जो हमने खत्म किया कल पाइथागोरस पढ़ के ना, पाइथागोरस को पढ़ के हमने जो खत्म कर दिया उसको, प्री सोक्रेटिस को। आज हम सोक्रेटिस पढ़ेंगे, उसके बाद आफ्टर सोक्रेटिस चलेगा। सो प्री सोक्रेटिस एंड आफ्टर सोक्रेटिस, ये दो इरा डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि इसका जैसे ही सुकरात ने, यानी उर्दू में इसको सुकरात के प्रोनाउंस करते हैं, तो सोक्रेटिस ने जो जैसे ही अपनी फिलॉसफी पेश की ना, तो वो इतनी बाअसर फिलॉसफी थी कि उसका असर इतना बड़ा फिलॉसफी के ऊपर कि फलसफे का एंगल ही चेंज हो गया। फलसफे को मजीद वुसअत मिल गई, जिसकी वजह से हम प्री सोक्रेटिस का इरा अलहदा करते हैं और सोक्रेटिस के बाद का इरा अलहदा करते हैं। वो कैसे? सोक्रेटिस जो वो पहला फिलोसफर था जिसने मोरालिटी जो है ना, मोरालिटी मोरल कोड्स, इस पे सवाल उठाया था। हर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर इस बंदे ने सवाल उठाया था, और उसके जवाब भी काफियों को दिए, और बाकी तनकीद की बस। सो इसलिए हम इसकी वो फलसफे के ऊपर इतनी जो असर अंदाजी थी ना, जो इतना ये असर अंदाज इसका था फलसफा, फलसफे की दुनिया के अंदर, तो इसलिए हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं सोक्रेटिस के कोट्स से ना। एक मिनट में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जी, तो ये नजर आ रहा होगा आपको, ये सोक्रेटिस के कुछ कोट्स हैं जिसको हम आज रिव्यू करेंगे। वो कहता है, डाउट इज द ओरिजिन ऑफ ट्रुथ। जब भी आप ट्रुथ के लिए निकलते हैं, ट्रुथ को तलाश करने के लिए निकलते हैं, तो उसका जो ओरिजिन है वो लाजमी आपको मालूम होना चाहिए कि उसका ओरिजिन क्या है। तो वो डाउट है। वो कहता है जब भी आप किसी चीज़ पे डाउट करते हैं ना, तभी आप ट्रुथ की जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने एक चीज़ पर डाउट किया, डाउट करने के बाद आपने क्वेश्चन उठाया उसके ऊपर, एक क्रिटिकल एनालिसिस किया उसका। फिर जैसे आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके आंसर की तलाश में निकलेंगे, आप अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए अपने दिमाग को लड़ाकर उसका आंसर हासिल कर लेंगे। सो ओरिजिन क्या हुआ ट्रुथ का? डाउट। सबसे पहले डाउट स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसका कोट है कि क्वेश्चन योर सेल्फ, डेट हु आर यू एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ। जो फलसफा था ना अभी तक, वो सिर्फ किस चीज पर बेस कर रहा था कि दुनिया कैसे बनी है, दुनिया किस फंडामेंटल एलिमेंट से बनी है, इस कायनात को बनाने वाला कौन है। लेकिन सुकरात ने ये पहला कोट दिया और बताया कि अपने बारे में भी जानो। क्वेश्चन योर सेल्फ, कि तुम क्या हो अपने। वो जो इकबाल किया ना कि अपनी खुद ही को पहचानो, खुद को पहचानो। तो क्वेश्चन योर सेल्फ, दैट हु यू आर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि आप क्या हो और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। इन दोनों को पहचानो। अच्छा, फिर उसने कहा, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एक ऐसी लाइफ कि जो वर्थ लिविंग नहीं है, सॉरी, वो अनएग्जामिन्ड है, वो वर्थ लिविंग नहीं होती। मतलब कि एक ऐसी लाइफ है जिसको आपने एग्जामिन ही नहीं किया, जिसको आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया, जिसमें आपने कायनात के बारे में जाना ही नहीं है कि कायनात में क्या चल रहा है, और कायनात कैसे बनी, कैसे वजूद पाई, इसका खालिक कौन है, और हम क्या हैं, और हमारे जो ओरिजिन है वो क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इस सब के बारे में जुस्तजू अगर आपने नहीं की, आपने जिंदगी को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आपकी जो जिंदगी है ना, वो बेमानी है, उसका कोई मकसद नहीं है।
पैसा बनाना जो हमारे यहाँ पर होता है ना, कि पैसा बनाना मकसद, जो इंसान पैसा बनाकर चला गया, ज्यादा से ज्यादा भी तारीख में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिमोटिवेट करूंगा पैसा ना कमाओ। आज की जरूरत है कि हम मुसलमान इस फील्ड में आगे जाएं, बिकॉज हमने यही चीजें बोल 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 कर अपने आप को इकोनॉमिकली, और अपने आप को, दुनिया चूंकि अब चल चल ही इकोनॉमी के ऊपर रही है, तो हमने अपने आप को इतना पीछे कर लिया है इस ये बात क्या कह के कि अब हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आज हमने अपनी इंडस्ट्रियल चीज़ों के ऊपर और अपने ये सारी ये जो इकोनॉमी है उसको मेंटेन रखा होता, तो आज हमारे पास वो तमाम जदीद हथियार, वो तमाम जदीद असलहा और तमाम जदीद अख्तियारात होने थे कि हम यूएनओ में अपनी बात मनवा सकते। आज भी अगर चाइना, रशिया, या अमेरिका, या फिर ये जो अपना यूके है और फ्रांस है, ये जो 5 वीटो पावर्स हैं, इनमें से कोई एक भी कह देना कि सीज फायर अभी हो, तो अभी सीज फायर हो जाएगा पैलेस्टाइन में। ये वो ताकत है कि जिसको हमने गवाया है। और आज के दौर की हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस बात को कि आज के दौर की ताकत क्या है, इकोनॉमी है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा ना कमाएं और अपनी इकोनॉमी को ना बेहतर करें, आज के दौर की ज़रूरत है, बट इस वक्त हम फिलोसफी चूंकि पढ़ रहे हैं, तो ज़िंदगी का जो मेन मकसद है ना, ये तो एक मकसद के हुसूल के लिए एक पार्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस ज़िंदगी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप पैसा कमाएं, बंगले बनाएं, गाड़ियां बनाएं, औलाद के लिए बहुत ज़्यादा वर्षे में छोड़ के जाएं, मर जाएं, आप अपनी ज़िंदगी का मकसद ही पूरा कर दिया और कामयाब भी हो गए आप, ऐसा नहीं है। सो जो एक कामयाब इंसान होता है वो वर्थ लिविंग जिंदगी को जीता है। कैसी जिंदगी को जीता है कि जिसमें वो कायनात को एक्सप्लोर करता है, अल्लाह ताला की कायनात, जिसमें अल्लाह ताला फरमाया है ना कुरान मजीद में, जैसे कि कायनात को देखो, सूरज जमीन आसमान को देखो और एक्सप्लोर करो दुनिया को। सो वो इस आयत, एक मुसलमान इस आयत पे अमल करते हुए पूरी कायनात को एक्सप्लोर करता है, जानता है, फलसफे पर भी काम करता है, साइकोलॉजी पर भी काम करता है, और फिर अल्लाह ताला के दिए हुए मकसद पे भी काम करता है, जो कि निफाज इस्लाम है। अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ कोड है उसका, व्हाट आई डोंट नो आई डोंट थिंक आई नो। ये बहुत बड़ी बात है, जो फोर्थ कोड है ना इसका, बहुत कमाल बात इसने की है। कहता है कि जो चीज मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में ये नहीं सोचता कि मैं उसे जानता हूँ। आज के हम देख लें, अगर नजर दौड़ा के देख लें, तो हर आदमी ना अपना कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे ही रहा होता है किसी ना किसी मामले में। हालांकि उसके बारे में उसे कोई अश्योरिटी नहीं होती कि वो जो भी नॉलेज शेयर कर रहा है वो लेजिट है या इलिजिट है, वो कैसा नॉलेज है, उसे इस बारे में कोई नहीं होता। वो उसने बस अपना अपनी बड़ाई बयान करनी होती है, अपना अपने आप को ना एक यूनिकनेस अपनी शो करनी होती है उसमें। सो वो कहता है कि मैं अगर, जिस तरह पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, अगर बैठ जाए वो सर्दियों में आग जलाकर, तो जो वो एक सर्कल बनता है, उसमें अगर एक आदमी बात कर रहा है ना दवाई के हवाले से कि यार ये बीमारी हो जाए तो इसके बारे में ये इसका ये हल है, वो तमाम इंसान जिन्होंने जिंदगी में कभी तिब को पढ़ा नहीं होता, वो उसके बारे में आर्गुमेंट्स पेश करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जो है ना, अगर मेरी बात मान लो, थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लो, थोड़ी सी फलां चीज ऐड कर लो। सो वो अपने आर्गुमेंट्स, उनसे बंदा पूछे कि भाई आपने ये रिसर्च कहीं से पढ़ी है, हो सकता है ऐसा कोई रिएक्शन हो जाए उसको। सो ये जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन बहुत बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता हमारे वहाँ क्या होता है कि हर इंसान कोई ना कोई अपना शो कर रहा होता है कि मैं हर फन मौला हूँ, हर चीज में मेरी कोई ना कोई, मैं हर चीज के बारे में जानता हूँ। अब मैं जो है वो मैथ में थोड़ा सा वीक हूँ, मतलब मीन्स के इस वीक से मुराद के मैथ आती तो है, बट वो एक पैशन जो होता है ना वो नहीं है मेरा मैथ के अंदर। अब मुझसे कोई भी इंसान जब भी कोई मैथ के बारे में क्वेश्चन पूछता है, मैं उससे कहता हूँ यार मैं इसके बारे में इतना जानता नहीं हूँ। हाँ, अगर आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास के कोई क्वेश्चंस हैं, वो उसके बारे में सवाल करना है तो आप मुझसे कर लें। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछना है तो आप मुझसे फलसफे के बारे में पूछ सकते हैं, आप मुझसे हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, आप मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं जो मेरी डोमेन है, और आप मुझसे इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं जो मैंने बताई है, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और फलसफा और करंट अफेयर्स। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीज़ों के बारे में आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छा गाइड कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने इनके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं। लेकिन जब मैं
मैथ की तरफ आऊंगा, या वो फिजिक्स, फिजिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, बट मैं उसको वो वाली तवज्जो नहीं दे सका कि जो मैंने फलसफे को, पॉलिटिक्स को, और आईआर मतलब के इंटरनेशनल रिलेशन रिलेशन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को दी है, और हिस्ट्री को दी है, मैं उसको वो नहीं इम्पोर्टेंस दे सका। हालांकि मुझे इलेक्ट्रॉन वो जो होता है उसका वो डबल स्प्लिट का जो मामला है उसके बारे में पढ़ के बड़ी हैरानी होती है, बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है। मेरा एस्ट्रोनॉमी के हवाले से मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। बट इंटरेस्ट होना और बात होती है और इल्म होना और बात होती है। सो मैं जब उसके बारे में बहुत डीपली पढ़ लूंगा तो मैं उसका नॉलेज भी शेयर कर लूंगा। बट मैंने उसके बारे में कोई बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ वीडियोस देखी हैं। हमारे यहाँ तो लोग वीडियोस भी देख लें तो बस वो समझते हैं कि शायद उन्होंने जो है ना वो फलसफे की या किसी भी डोमेन की जो है ना वो तह तक पहुंच गए हैं। जबकि हमें, जब तक कि कोई इंसान किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के हवाले से 10 से 15 किताबें नहीं ना पढ़ लेता, किताबें भी वो जो कि एक मशहूर किताबें हों उसके हवाले से और उसकी डेप्थ और बेसिक्स को प्रॉपरली क्लियर करती हूँ, तब तक उसको उस डोमेन में नहीं बोलना चाहिए। सवाल उठाने चाहिए पूछने के लिए, लेकिन उसके बारे में कॉन्फिडेंट होकर बोलना नहीं चाहिए। अब आप मुझसे फलसफे के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सी किताबें पढ़ रखी हैं, मुझे इसमें कॉन्फिडेंट है अपने आप। सो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उस बारे में द बट आई डोंट नो, आई डोंट थिंक आई नो। ये उसकी बात है कि मैं जिसके बारे में नहीं जानता ना, मैं उसके बारे में ये नहीं सोचता कि मैं उसके बारे में जानता हूँ। लिहाजा इस चीज़ को हमें देखना चाहिए। सो फिफ्थ कोट है कि आई ओनली नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ये इंटेलेक्चुअल्स और जो जीनियस होता है ना आदमी, उसकी निशानी होती है। एक जीनियस और इंटेलेक्चुअल कभी नहीं ये कहता है कि मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ, मुझसे पूछ लो जो पूछना है। वो कहता है आई ओनली नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं एक चीज जानता हूं जो कि ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब आप ये कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं जानता, उस तब आप पहला स्टेप कवर कर लेते हैं सब कुछ जानने की तरफ, दुनिया को एक्सप्लोर करने की तरफ, इल्म को एक्सप्लोर करने की तरफ आप पहला कदम बढ़ा लेते हैं। तो पहला कदम क्या है कि आपने ये एडमिट करना है कि आप कुछ नहीं जानते, आपने सब कुछ अनलर्न करना है। फला आदमी की 2 घंटे की किसी आलिम की किसी मौजू पर गुफ्तगू सुन ली तो आपने ये नहीं समझना कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मार्का मार लिया और अब आप उसके बारे में सब जानते। उसके बारे में खुद रिसर्च करें, जब आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएं तब आप उसके बारे में कहें हाँ यार मैं इस बारे में जानता हूँ, फिर भी लेकिन यही अपना एटीट्यूड रखें कि आई नो नथिंग। ताकि जब अब इंसान कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी वो लोग जो सामने वाला आदमी होता है ना, वो अपना नॉलेज बाहर निकालता है। जैसे ही वो अपना नॉलेज बाहर निकालेगा आपको उससे इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। सो द सिक्स कोट इज वर्च्यू इज नॉलेज। वो कहता है कि असल में जो, एक मिनट रुकिएगा जी, एक, और जी। अच्छा हम सिक्स कोर्ट पे थे। वो कहता है कि वर्चू इज नॉलेज। जो अफजलियत है ना वो नॉलेज है। जो बड़ाई है ना वो नॉलेज में है। जो इंसान नॉलेज रखता है ना, जानता है, वही अफजल हो सकता है और उसी को चाहिए कि वो कंट्री को या जो भी सिस्टम है उसको रूल करे। डेमोक्रेसी के बहुत ज्यादा खिलाफ था, बहुत ज्यादा खिलाफ था डेमोक्रेसी के ये सोक्रेटिस। वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बिकॉज वो कहता था कि जब डेमोक्रेसी होगी तो अवाम को आसानी से खरीदा जा सकता है। और जो जितनी भी अवाम है वो ज्यादातर नहीं जानती, उनको पता ही नहीं कि हुकूमत के मसाइल क्या हैं। और यही बात हम खिलाफत में कहते हैं कि मेरिट होना चाहिए कि खिलाफा की जो रुकन शुरा होती है, कैबिनेट होती है, उसके वो इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं वो हर बारे में जानने चाहिए। आप नवाज शरीफ से पूछ लें, उससे वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री पूछ लें, उसे नहीं पता होनी। तो एक ऐसा आदमी को जो कुछ जानता नहीं है वो हमारा मुझे क्यों लीड करेगा। हमेशा से एक चीज याद रखें कि अथॉरिटी सिर्फ एक होती है, वो होती है इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी। कोई मेरे से ज्यादा जानता है तो मैं उसके पास नीचे कदमों में बैठ जाऊंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो मेरे से अफजल है इल्म में। इल्म की बुनियाद पे ही आदम को सजदा कराया गया ना।
सो जो मुझे, जो जो जानता है, जो मुझसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, मैं उसके कदमों में बैठूंगा, उसकी बात मानूंगा, उसकी बात सुनूंगा, उसके रूल्स, उसके बनाए हुए जो अमरुहुम शूरा बैनहुम की आयत के तहत जो वो लेजिस्लेशन करेगा, मैं उसको ओबे करूंगा। बिकॉज मुझे पता है कि मुझे जो रूल कर रहा है, जो हमारी कंट्री का रूल कर रहा है, वो एक इंटेलेक्चुअल इंसान है, और वो कभी भी कोई ऐसा रूल नहीं बनाएगा, कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं करेगा जो मेरे लिए नामुफीद हो, जो मेरे लिए हार्म साबित हो। ठीक है। सब वर्चू इज नॉलेज, वो कहता है कि अफजलियत सिर्फ एक बुनियाद पे होती है, वो होती है इल्म, वो होता है नॉलेज। सेवंथ कोटा उसका, आइडियल्स बिलोंग इन द वर्ल्ड ओनली द वाइस मैन कैन अंडरस्टैंड। जितने भी बुत, सॉरी बुत कह दिया, वो तो आइडल्स होते हैं। जितनी भी अपना कह लें कि खूबियां हैं, जितनी भी अच्छाइयां हैं दुनिया के अंदर, जो भी दुनिया में चल रहा है, दुनिया को डेप्थ में स्टडी वही इंसान कर सकता है जो कि एक वाइस मैन होता है, जो एक दाना इंसान होता है। एक ऐसा इंसान जो कि जिसके पास नॉलेज होती है, वही कायनात को और दुनिया को जो है ना वो अच्छे तरीके से एक आइडियल लेवल पर आइडियली जो है ना वो स्टडी कर सकता है और जान सकता है। कायनात की जितने भी अपना एक बेसिक्स है ना, उसकी जो मतलब कि जो भी उसमें चल रहा है, जो भी उसमें हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको एक वाइस मैन ही अंडरस्टैंड कर सकता है, एक जाहिल इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जाहिल से मुराद सॉरी ला इल्म इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एक ऐसा इंसान कि जो ला इल्म है, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जाहिल और ला इल्म में बहुत फर्क होता है। जाहिल वो शख्स होता है कि जो कि रेजिस्ट करता है, एक इल्म उसको पता चल गया, वो एक इल्म के बारे में जानता है, उसे पता है कि ये चीज ऐसे है, बट वो फिर भी चूंकि उसने कुछ देर पहले कोई और नैरेटिव दे दिया था, उसको अब वो डिफेंड करने पर लगा रहेगा, लेकिन दूसरे की बात नहीं मानेगा, अगरचे उसकी कॉन्शियसनेस इस बात को पिकअप भी कर ले कि हाँ यार इसकी बात ठीक है। वो होता है जाहिल। और सेकेंडली जाहिल हम उस शख्स को कहते हैं, या फिर उस शख्स को हम शाहिल कहते हैं कि जो कि बात को अंडरस्टैंड ना करना चाहे, बस उसका सिर्फ एक ही जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, या सिर्फ उसकी एक ही तगो दो हो कि मैंने अगले इंसान को नीचा दिखाना है, अगले इंसान को कमतर दिखाना है इल्म में, और खुद को अपग्रेड दिखाना है। सो उसको हम जाहिल कहते हैं। लेकिन जो इंसान नहीं जानते, वो ला इल्म जो होते हैं, उनको हम ला इल्म कहते हैं। इस फर्क को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सो वो कहते हैं आइडियल बिलोंग इन द वर्ड द ओनली द वाइस मैन कैन अंडरस्टैंड। सिर्फ एक दाना आदमी इसको जान सकता है। सो ये तो होगी हमारी सोक्रेटिस के कोट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि सोक्रेटिस की नेक्स्ट लाइफ के की तरफ चलते हैं कि उसने कौन कौन सी फिलोसफीज दी। सो सोक्रेटिस की ने फलसफे में आके जो क्वेश्चंस उठाए, वो किस चीज के बारे में थे? वो थे मोरालिटी के बारे में, मॉरल कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि विजडम क्या होता है, दानाई किसे कहते हैं, टेम्परेंस किसे कहते हैं, ठीक है, करेज किसे कहते हैं, जस्टिस किसे कहते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को उसने उजागर किया, जो बेसिक्स थी। हम है ना बैठे हुए में कह देते हैं कि बहादुरी, वो बंदा बड़ा बहादुर है, इसका मतलब कोई ना कोई डेफिनेशन है बहादुर की हमारे जहन में, जो हमने उस वो आदमी उन उस डेफिनेशन पर क्वालिफाई हुआ तो हमने उसको बहादुर कह दिया। उस दौर में ना वो डेफिनेशंस, बल्कि ज्यादातर तो आज के दौर में लोगों को नहीं पता होती वो डेफिनेशंस कि असल में बहादुरी कहते किसे हैं। सो उसने बड़े क्वेश्चंस उठाए कि बहादुरी असल है क्या, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसने उसको एक्सप्लोर करके आगे सामने रखा। अब जो आ जाए हम, अगर फॉर एग्जांपल पहली बात पे आ जाते हैं उसके कि विजडम क्या है, दानाई क्या है। सो उसके बारे में वो एक डायलैक्टिक मेथड यूज करता था सोक्रेटिस। अक्सर जब हम फलसफे फिलोसफर्स के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे जहन में आता है कि शायद फिलोसफर्स ऐसा आदमी है कि जो ना, और होता भी ऐसा ही था, कि एक ऐसा आदमी कि जो बिल्कुल ना तन्हाई में बैठा हुआ है, एक चेयर के ऊपर, हाथ में उसकी कप ऑफ टी है, अगर नहीं है तो बस वो बैठा हुआ है आराम से, दो तीन उसने जो है ना वो अपनी उंगलियां जो है वो माथे पे रखी हुई हैं, और वो कुछ सोच विचार करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, और वो फलसफे के बारे में सोची जा रहा है। होता भी ऐसे था। वो ऐसे ही एक तरफ साइड पर बैठ के अपना मेडिटेशन करते थे,
और जो है ना वो फलसफा अपना पेश करते थे और सोच विचार करते थे फिलोसफर्स। लेकिन सोक्रेटिस एक ऐसा पहला फिलोसफर था कि जिसने इस रवायत को तर्क किया और डायलैक्टिक मेथड यूज किया। अब हम जानते हैं कि डायलैक्टिक मेथड किसे कहते हैं। दो ऐसे आदमी जो कि या तो किसी एक नैरेटिव के ऊपर मुतजाद ओपिनियन रखते हैं, या फिर कोई भी दो आदमी बैठ जाएं, भले मुतजाद ओपिनियन ना भी रखते हो, बैठ जाएं और आपस में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें। जैसे सोक्रेटिस क्या करता था, वो उसका ये तरीकाकार नहीं था कि वो अपने स्टूडेंट्स के पास बैठ गया वहीं पर उनको पढ़ा दिया। सोक्रेटिस कहता था कि मैं जो हूं ना वो, आप मेरे उस्ताद हैं। अपने अपने स्टूडेंट्स को कहता था कि आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, आप मेरे साथ क्वेश्चनिंग करें, मेरे साथ डायलैक्टिक मेथड यूज करें, काउंटर नैरेटिव करें। और वो क्या करता था, जब उसको कोई नहीं मिलता था तो वो मंडी में निकल जाता था, ऐसी जगह जहाँ लोगों का रश हो, किसी एक आदमी को सलाम बुलाना कि भाई क्या हाल है आपके, जो उस वक्त का सलाम का तरीका होगा करने का। तो वो उससे बुला के, हाँ जी भाई आप बताएं कि आप का क्या हाल है, जी मैं ठीक हूँ, अच्छा अब आप बताएं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपके पास टाइम है। वो कहता है हाँ आ जाए, हम कहवा पीते हैं तो कुछ देर बातचीत करते हैं। उसको बिठा लेना और कहना आप, अच्छा आपके ख्याल से दनाई क्या है, या चले बहादुरी के ले लेते हैं कि आपके ख्याल से बहादुरी क्या है। अगले आदमी ने कहना कि यार बहादुरी, बहादुरी कहते हैं डट जाने को, जो आदमी डट जाता है वो बहादुर होता है। सोक्रेटिस आके क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका जवाब देता था कि यार लेकिन इंसान डट तो किसी बुरी चीज पे भी सकता है, तो क्या वो भी बहादुरी हुई। वो सामने वाला आदमी कहता है कि हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है, इसका मतलब कि वो बहादुरी नहीं हुई फिर। तो सोक्रेटिस ने कहा कि हाँ इसका मतलब अच्छी चीज पर, मुस्बत चीज पर डट जाने को बहादुरी कहते हैं। वो आदमी कहता है हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। फिर सोक्रेटिस कहता था कि अच्छा, वो जिस पर हम, अच्छा जो, तो वो जिस चीज पे हम, जिस अच्छाई पे हम डटे हैं, वो अच्छाई किस से बिलोंग करनी चाहिए, वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा हो या हमारे लिए अच्छा हो या हमारी जगह के लिए अच्छा है, किस चीज के लिए डटे इंसान, तो वो बहादुरी है। वो आदमी कहता है कि यार जितनी बड़े कॉज के लिए इंसान जितना ज्यादा डटेगा वो उतना ज्यादा बहादुर होगा। सो उसने कहा कि अच्छा, इसका मतलब कि जो कंट्री के लिए डटेगा वो ज्यादा बहादुर है, जो अपने लिए डटेगा, अपने खानदान के लिए डटेगा, वो कम बहादुर है। कहता हाँ बात ऐसे ही है। सो इस तरीके से वो डायलैक्टिक मेथड यूज करते थे। उसने कहा कि अच्छा, एक, मैं किसी चीज के लिए डट रहा हूँ और वो मेरी वो आपके लिए अच्छी है, आप कह रहे हैं कि वो एक अच्छी चीज है कि जिस पे मैं डटा हूँ, और एक और आदमी होगा उसके लिए वो बुरी भी हो सकती है। एक चीज है मैं उस पर डट गया, मैं उस पे खड़ा हो गया, स्टैंड ले लिया मैंने। अब वो चीज एक आदमी के लिए बुरी भी हो सकती है, दूसरे आदमी के लिए अच्छी भी हो सकती है। तो इसका मतलब कि मोरल जो ये अपना ये बहादुरी है, ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये चेंज हो सकती है। इसका कोई खास एक मुतय्यन किया गया एक ऐसा कोड नहीं है। ये इसका कोड चेंज हो जाता है कि जब माइंड चेंज होता है, जैसे माइंड चेंज हुआ इसका कोड चेंज हो गया। बिल्कुल हाँ ऐसा ही है यार। वो आदमी आके कहता था। तो इसी से डायलैक्टिक मेथड यूज किया जाता था कि अगला बंदा रीजनिंग के साथ अगले बंदे के साथ क्वेश्चनिंग करना, डायलैक्टिक मेथड यूज करना। और ये बहुत मुस्बत है और मैं भी इसी को पसंद करता हूँ और इसी को यूज करता हूँ। तो इस तरीके से इंसान को करना चाहिए ताकि काउंटर नैरेटिव सामने से आए और ये बात आगे बढ़े और इंसान ट्रुथ की तरफ अपना कदम बढ़ाए। सो ये मैंने आपको बता दिया कि उसने जो अपने जिंदगी में जिन चीजों पर सवाल उठाया ना, वो मोरालिटी से चीजें मतलब कि रिलेट करती थी, वो मोरालिटी की चीजें थी। लाइक जस्टिस क्या होता है, ये भी मोरालिटी है। बहादुरी क्या है, ये भी मोरालिटी है। बर्दाश्त क्या है, ये भी मोरालिटी है। सो ये तमाम चीजें वो हैं कि जो कि मोरालिटी पे बेस करती हैं। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है कि सोक्रेटिस जो कि एथेंस में रहता था। एथेंस उसकी मतलब कि वो जिस जगह पे रहता था वो एथेंस थे। ग्रीक सिविलाइजेशन का क्या आप यूं समझ लेंगे, ग्रीक सिविलाइजेशन का जो इस्लामाबाद है, जैसा पाकिस्तान का इस्लामाबाद है ना, उसका ग्रीक सिविलाइजेशन का जो इस्लामाबाद है ना कैपिटल, वो एथेंस था। बहुत ही जदीद लोग थे वो। सो वहां ना करीब एक स्पार्टा
स्पार्टा नाम का शहर भी था। सो स्पार्टा और एथेंस के दरमियान जंग छिड़ गई। और सोक्रेटिस जो कि एथेंस का फिलोसोफर था, सो उसने एथेंस की तरफ से जंग भी लड़ी। और उस वक्त के फिलोसफर्स ऐसे नहीं हुआ करते थे सिर्फ के कमरे में बंद हैं, वो बड़े एथलीट्स हुआ करते थे, बड़े ताकतवर हुआ करते थे, और जाके जंगों में भी लड़ा करते थे। और सोक्रेटिस बड़ा बहादुर इंसान था। सो उसने उस वार में लड़ा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एथेंस को शिकस्त खानी पड़ी स्पार्टा से। इसका बाद में क्रिटिकल एनालिसिस किया बाद में सोक्रेटिस ने कि हम क्यों हारे। उसने कहा हम हारे इस वजह से कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोज एग्जिस्ट करते हैं। वो डेमोक्रेसी को बिल्कुल अच्छा नहीं समझता था। आया कि वो एक पूरी तरह की डेमोक्रेसी तो नहीं थी, बिकॉज उसमें औरतों को और गुलामों को वोट करने का हक नहीं था। लेकिन एक एक तबका बना दिया गया था, मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि एक तबका बना दिया गया था डेमोस का, कि जो ना किसी के गुलाम थे और ना उनके गुलाम थे कोई, मतलब मिडल तबका। जो है ना, वो जिनकी मुआश को इतना ज्यादा नहीं था, जो एलीट नहीं थे, मिडिल क्लास थे वो। सो डेमोज थे एथेंस के अंदर। सो सोक्रेटिस ने कहा कि जो हम स्पार्टा से हारे हैं ना, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जबकि स्पार्टा के अंदर एक तरह की डिक्टेटरशिप थी, एक तरह की किंगशिप थी। अवाम वोट तो जरूर डालती थी, कि आप कह लें कि प्रेसिडेंटल सिस्टम था। अवाम वोट तो जरूर डालती थी, लेकिन अशराफिया तबका वोट डालता था। और वो जो ऊपर हाकिम हुआ करता था, वो एक बड़ा ही पावरफुल इंसान हुआ करता था। ऐसा नहीं कि उस अवाम की के जो है ना वो एहतजाज करने से, या अवाम की जो है ना वो आगे बढ़ चढ़ कर आने से और सीख पा होने से उस वो अपना कोई फैसला बदल ले, नहीं। अवाम की मंशा नहीं हुआ करती थी। वो जो हाकिम बन जाता था वो एक तरह की डिक्टेटरशिप कह लेंगे, एक तरह का प्रेजेंट ना वो प्रेसिडेंटल सिस्टम कह लें। सो सोक्रेटिस ने कहा कि हम हारे इस वजह से हैं कि हमारे यहाँ क्या है, डेमोक्रेसी है। और वो इसको इस वजह से अच्छा नहीं समझता था डेमोक्रेसी को। वो कहता था कि इस तरह से वो लोग जो कि आप पहले बताया कि मैंने पहले आपको कोट्स सारे बताए हैं सोक्रेटिस के, कि वो कहता है कि जो विजडम है ना, विजडम, जिसके पास विजडम है, जिसके पास इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी है, वही अफजल है, और उसी को लीड करना चाहिए। और खिलाफत का भी यही है कॉन्सेप्ट, कि इंटेलेक्चुअल इंसान को ही रुकन शुरा कैबिनेट का हिस्सा बनना चाहिए। सो उसने जो है कहा कि विजडम जो होता है ना, वो जो इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी होती है, वही उसी इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी मिलनी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को ही लीड करना चाहिए, फिलोसफर्स को लीड करना चाहिए कंट्रीज को। बिकॉज वही जान सकते हैं कि मसला क्या है, वही क्रिटिकल एनालिसिस करके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इस वजह से ना वहाँ के डेमोस के लोग बहुत ज्यादा सीख पाओगे इसके ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर। और चूंकि इसने कुछ इनके खुदाओं के बारे में भी बहुत ज्यादा कह चुका था, गलत मलत, तो वो लोग इसके ऊपर ना चढ़ दौड़े और बड़ा इसको ना बुरा भला कहना स्टार्ट हो गया सोक्रेटिस को। और सोक्रेटिस का जवाल शुरू हो गया। लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा जवाल इन सेंस कि उसको उस लोग उसके खिलाफ होना स्टार्ट हो गए। तो वो सोक्रेटिस जो है ना, वो बहुत जो है ना, मतलब कि कह लें कि नादिम हुआ ना, सॉरी, वो नादिम कह दिया, बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और बहुत ज्यादा उसने अफसोस हुआ उसको, कि ये वो लोग हैं कि जिनके लिए मैं फिलोसफी लिख रहा हूँ, जिनके लिए मैं तगोदो कर रहा हूँ, जिनको मैं बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो ये मेरे पे चढ़ दौड़ रहे हैं, अशराफिया तबका और डैमोज का तबका भी। सो खैर, वो इतना इस बात पे से बददिल हो गया था कि जब सोक्रेटिस को लाया गया कोर्ट के अंदर, उस पे मुकदमे किए गए। उस दौर में ऐसा नहीं था कि कोर्ट होती थी और चंद गवाहान होने होते थे, डेट्स इट, नहीं। उस दौर में ऐसा होता था कि 500 600 1000 लोग, जितने लोग आ सके, मजमा इकट्ठा होता था, और जो मुलजिम होता था ना, वो तमाम लोगों के सामने अपना मुकदमा पेश करता था। सबके सामने अपना मुकदमा पेश करता था, अपनी सफाई देता था कि मैं, ये मेरे पे इल्जाम लग रहा है, मैं ऐसा नहीं कहा। इस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड करता था। फिर जो चीफ जस्टिस होता था या काजी होता था, वो उस हिसाब से फैसला करता था, और अवाम की जो अक्सरियत जिस पे मुत्तफिक होती थी, और काजी जिस पे मुत्तफिक होता था, वो फैसला किया जाता था।
लेकिन ये इतना बददिल हो चुका था और बहादुर भी चूंकि बहुत था, तो इसने अपना बजाय अपना डिफेंड करने के, बजाय अपने आप को बचाने के, इसने उल्टा वहां पर लोगों का की मजमे का फायदा उठाया और वहां पे फलसफा शुरू कर दिया। वहां पर फ्री थिंकिंग के बारे में बताना शुरू कर दिया। वहां पर बताना शुरू कर दिया कि आप क्रिटिकल एनालिसिस करें, ये आपके जो गॉड हैं ये मिट्टी के बने हुए गॉड, ये जो तुम लोगों ने अपने हाथों से तराशे हैं, और ये जिसको तुम अपने जैसे तुम्हारे हैं खुदा, और ये जो चांद सूरज सितारों को और ये जो बिजली को तुम सब अपना खुदा कह लेते हो, ये कोई अकल वाली बात है? इस पे उसने बहुत ज्यादा उठाई बात। और जो भी उसने पॉलिटिकल थ्योरी जो उसने पेश की थी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए या फिर डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए बजाय कि डेमोक्रेसी हो, तो इस पर भी उसने बहुत ज्यादा बातें की, जिससे वो लोग और सीख पाओगे। अब उसको दो ऑफर्स की, हर हर किसी को दो, हर फिलोसोफर अगर किसी की नहीं बनती थी ना, उसको दो ऑफर की जाती थी कि या जहर का प्याला पियो, और या फिर ये शहर छोड़कर चले जाओ, यहाँ से जिला वतन हो जाओ। सोक्रेटिस वो था कि जिसने, पहला फिलोसोफर था सोक्रेटिस के जिसने जहर का प्याला पीने को तरजीह दी। उसके पीछे वजह क्या है वो भी बताता हूँ आपको मैं। आपको मैंने बताया पिछले दिनों को अनेक्सागोरस, जो कि जिसको बुलाया गया एथेंस, जिसकी वजह से एथेंस में फिलोसफी का रुझान बढ़ा, और ये बाद में सोक्रेटिस जैसा हमें फिलोसोफर मिला। उसको भी यही कहा गया था कि या जहर का प्याला पियो या इस जगह से जिला वतन हो जाओ, तो उसने जिला वतनी को प्रेफर किया और वहां से चला गया। बट सोक्रेटिस ने कहा कि मैं जहर का प्याला पीऊंगा। उसकी वजह ये है, वो कहता था कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा ना, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मजीद ऑप्रेस किया जाएगा, कहा जाएगा तुम्हारा उस्ताद तो नडर निकला, वो ये जिला वतनी करके चला गया यहाँ से, तुम लोग भी निकलो यहाँ से, या फिर उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। सेकंड, कि अगर मैं यहाँ से चला गया, जिला वतनी कर ली होगी मेरी, और यहाँ से मैं चला गया, तो लोग कहेंगे कि शायद सोक्रेटिस ना हक पर नहीं था। तो इससे एथेंस वालों का मुकदमा, ये डेमोस का और शराफिया का जो मुकदमा है ना, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसने इस चीज़ की कुर्बानी दी, और उसने कहा कि अगर मैं किसी और जगह भी जाता हूँ, यहाँ से जिला वतन होकर किसी और जगह भी जाता हूँ, तो वहां भी मैंने यही काम करना है। वहां भी मैंने फ्री थिंकिंग का रुझान बढ़ाना है, वहां भी मैंने क्वेश्चनिंग करनी है, सवाल उठाने हैं, कि मैं रुक तो सकता नहीं। तो वहां भी मेरा अंजाम होना यही है। तो लिहाजा मैं करता ऐसा हूँ कि मैं इधर ही जहर का प्याला पीता हूँ, ताकि कोई दुनिया को कोई फायदा हो सके। सो उसने वहां पर जहर का प्याला, उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो मुझे जो गुस्ल है ना वो मैं खुद दूं। तो पहले मैं खुद गुस्ल करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं जहर का प्याला पीऊंगा। उसने गुस्ल किया, बैठा, जहर का प्याला उसे दिया गया, और जब उसे जहर का प्याला पिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वो असर होना स्टार्ट हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। सो ये था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस एक बहुत वसी ऐसी फिलोसफी है जो कि हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं हर फिलोसोफर की, ज्यादा डेप्थ में अगर हम गए तो फिर जाहिर बात है 4 4 5 5 घंटे के यहाँ लेक्चर्स हो सकते हैं। अगर मैं सोक्रेटिस की बुक पकड़ लूँ, सोक्रेटिस ने खुद तो कोई बुक नहीं लिखी, बस वैसे कुछ काम लिखा है, लेकिन सोक्रेटिस के बारे में ज्यादा प्लेटो ने लिखा है, कि वो उसका शागिर्द था। तो अगर मैं स्टार्ट कर दूं सिर्फ एक मोरालिटी के एक टॉपिक उसकी, कि वो कहता है कि जस्टिस क्या था, तो उस पर ही यहाँ पर आधा घंटा लग जाना है। सो वो एक बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ हो जानी है। तो हम यहाँ पर बेसिक फलसफा कवर कर रहे हैं। आपको मैंने सब बता दिया कि उसने किस बारे में क्वेश्चंस उठाए, थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया कि डायलैक्टिक मेथड उसने कैसे यूज़ किया था बहादुरी के हवाले से और जस्टिस के हवाले से। सो ये था उसका फलसफा सोक्रेटिस का, जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अब आप लोगों के क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। तो क्वेश्चन है तो आप माइक भी ऑन कर सकते हैं और चैट में भी पूछ लें। जी। क्वेश्चन है कोई आप लोगों का? मैंने चैट भी खोली हुई है, बस चैट में पूछना चाहिए।
चले, क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के, तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। और इंशाल्लाह कल हम प्लेटो पढ़ेंगे। कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट सैटरडे, जो हमारा अगला हफ्ता है ना सैटरडे, उसमें हम प्लेटो पढ़ेंगे। उम्मीद तो थी मेरी कि मतलब कि मेरा मेरा जो था ना इरादा, वो प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों को पढ़ाने का था। बट मुझे पता था चूंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा लेक्चर, इसलिए मैंने जो है ना वो सिर्फ सोक्रेटिस को पढ़ाया। बिकॉज सोक्रेटिस टफ भी था, थोड़ा टफ था, इसलिए मैंने कहा कि कहीं आप लोगों का ये ना होगा मैं सोक्रेटिस पढ़ा दूं फिर प्लेटो पढ़ा दूं, आप ग्रिप भी ना कर सकें, और दोनों की क्योंकि थोड़े ख्यालात भी मिलते हैं, तो आप सारा मिक्स ना हो जाए आप लोगों से। सो बस यही था। और जी आयशा, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अभी बिल्कुल अभी आधे घंटे में, 15 मिनट में जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थंबनेल मुझे एडिट करना पड़ेगा, मुझे थंबनेल एडिट करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे अपलोड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह उसका लिंक हमारे उसमें शेयर हो जाएगा, ग्रुप के अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग ग्रुप के अंदर ऐड है ना आप आयशा? अच्छा, तो आप ऐसा करें कि क्रिटिकल थिंकिंग ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, बिकॉज मैं अपने तमाम लिंक्स वहीं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बाकी जो है ना आप ऐसा करें। अब मुझे ये समझ नहीं कि मैं आपको कैसे अप्रोच करूं। आप इस तरीके से करें कि आप ना अरीशा का पता है आपको, जो एडमिन है क्रिटिकल थिंकिंग ग्रुप की, या आप कहीं किसी और ग्रुप में ऐड है ना, तो आप उनको जो अप्रोच करें। जी अरीशा, आप उनको अप्रोच करें, और उनको अप्रोच करने के बाद ना आप उनसे क्रिटिकल थिंकिंग ग्रुप का लें वो। अच्छा, आप किस ग्रुप में ऐड है, पहले तो मुझे ये बताएं, किस ग्रुप में ऐड है?